नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रजापति। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम लेके आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश लाइनमैन की जो भर्ती निकल रही है उसके लिए निःशुल्क YouTube पे क्लासेस। यह हमारी 8वीं क्लासेस है जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम पढ़ाते हैं आपको रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस होता क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। अब ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ को वह गुण जो करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, यानी करंट को आगे फ्लो नहीं होने दे। यदि किसी में ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का जो भी वो ऐसा पदार्थ का जो टुकड़ा इस कार्य को करता है उसे हम प्रतिरोधक या रजिस्टर कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा भाग जो ये काम कर रहा है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, एक लोहा है, दोनों हमने 10-10 ग्राम के लिए है और सेम साइज है, सेम, पर लकड़ी में करंट फ्लो नहीं हो रहा है और लोहे में करंट फ्लो हो रहा है, तो लकड़ी का वो जो भाग है वो क्या कहलाता है, रजिस्टर। तो आपको समझ में आएगा रजिस्टर प्रतिरोधक किसे कहते हैं। अब प्रतिरोध एक क्या होता है, निष्क्रिय अवयव या पैसिव एलिमेंट होता है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है कि रेजिस्टेंस हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये कौन से एलिमेंट होते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय। ये होता क्या है, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जो ऊर्जा की एनर्जी की जो क्या करते हैं, खपत करते हैं, यानी एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो उसको खर्च कर देते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय तत्व या पैसिव एलिमेंट। यानी ये ऊर्जा को बनाते नहीं, एनर्जी को डेवलप नहीं करते, ये एनर्जी को क्या कर देते हैं, केवल खर्च करते हैं। ये बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपार्श्विक, यानी दोनों, यानी इसको फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, ये रिवर्स बायस में भी, यानी आगे, यानी अग्र अभिनति और पश्च अभिनति भी में भी काम करता है। प्रतिरोध का प्राथमिक चिन्ह आर होता है, यानी रेजिस्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। इसका चिन्ह कैसा होता है, जिगजैग साइन, ये दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। इसके जो एसआई मात्रक होती है वो ओम होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। पर जो इसका सीजीएस मात्रक होता है वो एब ओम होता है। एब ओम क्या होता है, तो एक एब ओम बराबर 10 की घात -9 ओम होता है। आपको ध्यान रखना, आपने अभी तक सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक सॉरी पढ़ा होगा, पर सीजीएस मात्रक नहीं पढ़ा है। तो एक सीजीएस मात्रक क्या होता है ओम का, प्रतिरोध का, तो एक एब ओम होता है। और ये एक जो एब ओम होता है वो कितना होता है, 10 की पावर 9 ओम के बराबर होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। हम अगला पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की एक और अंतरराष्ट्रीय मापन इकाई है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रेजिस्टेंस की, एक रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। तो एक अंतरराष्ट्रीय रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो होता है हमारा 1.00049। आपको ध्यान रखना, एब्सोल्यूट ओम। यानी इसको कैसे पता चला गया, तो जब क्या करा गया, साइंटिस्टों ने क्या करा, एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब या परख नली या कांच की नली ली। उसमें क्या करा, उस कांच की नली में उन्होंने 14 ग्राम समथिंग मरकरी मिलाई। उस मरकरी में करंट फ्लो करा और जितना वो उसमें बच रहा था, उसमें हमें कितना मरकरी जो बच रहा था उसकी जो वैल्यू थी वही क्या कहलाया, हमारा एब्सोल्यूट ओम। तो एग्जाम में आता है कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। आप नोट्स बनाते जाइए तो आपको आगे हेल्प भी मिलेगी। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर बराबर रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। यानी आर बराबर होता है हमारा, जो आर होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। उसके बाद रो यानी रेजिस्टिविटी, ये क्या कहलाता है, पदार्थ। यानी हम जो बोल रहे थे ना, मटेरियल के कारण, कि काय का बना हुआ है, लकड़ी का है, लोहे का है, प्लास्टिक का, जो लोहे में करंट फ्लो हो रहा है, प्लास्टिक में नहीं हो रहा, तो ये किसके कारण होता है, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी, पदार्थ के कारण। एल यानी लंबाई, ए यानी क्षेत्रफल। तो ये समझ में आएगा कि एल लंबाई होती है, ए होता है हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, और रो होता है प्रतिरोधकता जिससे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब हमारा होता है अगला कि प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक, यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले करता है रेजिस्टेंस को प्रभावित करने लंबाई, यानी किसी भी, हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल, हम सिंबल, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। तो एल क्या है हमारे पास, लंबाई। तो जो हमारा चालक तार होता है उसका प्रतिरोध का मान लंबाई के क्या होता है, हमारे समानुपाती। समानुपाती जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी किसी तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी तार की लंबाई, जैसे मान लीजिए 2 तार है, ये एक तार है और एक ये वाला तार है, ये ए नाम दे दिया इसको और इसको बी। ए तार की लंबाई है हमारी 2 मीटर और बी तार की है 5 मीटर।
तो जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक तार की लंबाई को 5 गुना कर दिया या 5 टाइम कर दिया तो रेजिस्टेंस में भी कितना बदलाव होगा। तो आपको ध्यान रखना है जितना टाइम करे, यदि लंबाई को 5 टाइम कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला होता है हमारा, किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे। तापमान पे कैसे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोधक का तापमान गुणांक होता है। दो प्रकार के तापमान टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक पॉजिटिव होता है धनात्मक तापमान गुणांक और एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक तापमान गुणांक किसमें होता है, तो जितने भी चालक होते हैं, जितने भी धातु होती है, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर हो गया, इन सभी का तापमान गुणांक क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पीटीसी बोलते हैं। दूसरा कुचालक और हमारा अर्धचालक यानी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो एनटीसी होता है। एनटीसी यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो आगे हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या, बस आपको इतना ध्यान रखना है किसका क्या होता है। अभी आगे हम पढ़ते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो इसके बाद था, तो तीसरा हमारा पॉइंट है किस पे करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के क्या होता है, उल्टा होता है। यानी समझना थोड़ी देर के लिए, एक ये पाइप है ए वाला जिसका मुंह इतना है, एरिया यानी समझना, और बी वाला पाइप है जिसका मुंह कितना है, ये है। तो दोनों की लंबाई सेम है पर एरिया ए वाले का क्या है, कम है, बी वाले का ज्यादा है। तो एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। आपको याद रखना एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी वायर होती है, यानी हम कहते हैं ज्यादा एम्पियर वाली जो करंट होती है उसमें हम एरिया क्या होता है, वायर का बड़ा होता है। तो एरिया बढ़ जाने के कारण, एरिया बढ़ जाने के कारण उनका क्या हो जाता है, उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, यानी ज्यादा उसमें करंट फ्लो हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन होना आते हैं किसी रेजिस्टेंस का एरिया, यदि किसी तार है, किसी तार का एरिया 5 गुना कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम इसके इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको रखना है कि यदि उसने 5 गुना कर दिया तो एरिया कितना करा, 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये 2 गुना कर दे, 2 टाइम कर दे, 3 टाइम कर दे तो 1/3, 1/5। तो आपको समझ में आया होगा। अब पदार्थ की प्रकृति, जिसको हमने बोला था रो रजिस्टिविटी, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। ये प्रतिरोध उनकी मान और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये क्या हुआ, तो जैसे मैंने बोला कि भाई आप वाइंडिंग कराने गए फैन की, तो उसने बोला कि एल्यूमिनियम का वायर है, सस्ता है, और कॉपर का वायर महंगा, फिर भी आप बोलते हैं कि कॉपर की वायरिंग कराना। क्यों वाइंडिंग कराना, इसलिए वाइंडिंग कराना है कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी, चालकता होती है वो ज्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से। तो उसी कारण जिसका प्रतिरोध भाई उस पर डिपेंड करेगा, तो हर धातु का प्रतिरोध अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो करंट को ज्यादा रोकता है, इसलिए हम घर की वायरिंग के लिए भी कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर का। अगला होता है हमारा इसी में कि जो त्रिज्या होती है, जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, और जो रेडियस होती है वो होती है रेजिस्टेंस के हमारा 1 इनवर्स स्क्वायर, यानी इनवर्स का स्क्वायर होता है, यानी व्यास के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब होता है आपने त्रिज्या को यदि 2 गुना करा, यानी आपने व्यास को या त्रिज्या को 2 गुना करा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से कौन कौन कारक इस पे डिपेंड करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो लाइनमैन का क्वेश्चन था 2017 का पेपर देखोगे तो आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्वेश्चन है कि उसमें एरिया को यदि 2 गुना कर दे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको इसी फार्मूला बस एक ही जगह उसको रख देना है, वो उसके वैल्यू आ जाएगी। अगला हमारा है प्रतिरोधक के गुण, क्या क्या, कोई भी रेजिस्टेंस में क्या गुण होना चाहिए, तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है। एक रेजिस्टेंस आपको देखना है, तो ये एक प्रतिरोध की पावर कैपेसिटी यानी वाट क्षमता, कितने वाट का, जितनी ज्यादा अधिक होती उतना ही उसका व्यास का आकार भी अधिक होता है। यानी मैंने बोला कि एक 10 वाट का है, जिसे एग्जाम्पल अभी देते हैं, परंतु रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम। अब इसको ध्यान से नोट कर लेना है आपको। एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, कितने वाट का है, 10 वाट का है, पर उसका आकार क्या होगा, छोटा। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आकार क्या हो जाएगा, छोटा, और पावर भी क्या हो जाएगी, कम। पर रेजिस्टेंस कम है तो वाट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, आकार भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जैसे मान लीजिए अभी टेक्निकल हेल्पर का मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें ये क्वेश्चन था कि एक इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस का आकार बड़ा है। एक 3 किलो वाट का था, एक 3 किलो वाट का एक रेजिस्टेंस है, एक 2 किलो वाट का। उसमें इसमें पूछा था किसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। तो जितने ज़्यादा पावर का होता है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही क्या होती है, हमारी कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, तापमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है कि तापमान से प्रभावित ना हो।
तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, तो मैंने कंडक्टर में पढ़ा था कि मैग्नीज ऐसी धातु होती है जिसका तापमान गुणांक कितना होता है, 0.00025 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, जो तापमान पे प्रभाव नहीं डालती। बहुत बार एग्जाम में आया कि जो हम रेजिस्टेंस बताएं किस धातु की बनाते हैं, किस धातु का यूज करते हैं, मैग्नीन या यूरेका, इनके यूज करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा मैग्नीन, तो आपको यही लगा क्या आना है। अगला होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस होता क्या है, तो जब मैंने MPPGCL की एग्जाम का पेपर देखा जो हमारा ITI लेवल का होता है, तो उसमें लिखा था कि किस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस किस पे डिपेंड करती है। तो अभी मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ टॉलरेंस होता क्या है। तो टॉलरेंस का हिंदी होता है सहनशीलता, कितना प्रतिरोध अपना सहनशीलता है। तो जिस प्रतिरोध की सहनशीलता कम होती वो उतना प्रतिरोध उतना ही उत्तम होता है, और उसका मान क्या होता है, शुद्ध होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आया था, जो MPPGCL की अभी मार्च में लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था कि एक रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होना चाहिए, कम, ज़्यादा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा टॉलरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस वो माना जाएगा। सहनशीलता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। टॉलरेंस हम मैं आपको आगे बता दूंगा क्या होता है, अभी के लिए इतना चीज़ आपको नोट कर लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पे अभी तक आपने प्रेस नहीं करा हो तो प्रेस कर लीजिए। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो रेजिस्टेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा होता है वायर बांड प्रतिरोध। अब कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, तो कार्बन प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा, जो ये प्रतिरोध है वो कौन सा प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, इस प्रकार के प्रतिरोध के अंदर कार्बन और ग्रेफाइट के चूर्ण को मिलकर बनाया जाता है। यानी आप कार्बन ले लेते हो और ग्रेफाइट लेते हो, उसके पेस्ट को मिला के बनाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध का जो व्यास होता है वो कम होता है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इनकी वाट क्षमता 1/2 से 1/8 वाट तक होती है, यानी आधे वाट से 0.225 तक वाट तक होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उपयोग किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें इसका यूज किया, जैसे रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन इत्यादि में। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा होता है, 73 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज होता है। इसरो के एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में किस मान का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यूज होता है, तो 73 नहीं 47 किलो ओम का उपयोग होता है, 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज होता है। अगला होता है कार्बन के 2 प्रकार थे, पहला तो हमने पढ़ लिया है कि नियत कार्बन कौन सा होता है, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है, एक नियत मान का होता है और एक वेरिएबल। नियत मान का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, उनकी वैल्यू ऐसी ही होती, उसको बोलते हैं नियत मान का कार्बन प्रतिरोध। एक होता है वेरिएबल, परिवर्तित मान का कार्बन प्रतिरोध, जिसकी मान को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो पहले नियत मान के बारे में समझते हैं। नियत मान नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे रेजिस्टेंस जिसका मान हमेशा नियत होता है, जैसे ये, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे मार्केट से लाए हो उतने ही ओम का है, ऐसा नहीं कि बढ़ा घटा सकते हो। पर दूसरा होता है वेरिएबल कार्बन रेजिस्टेंस, इसका मान बदला जा सकता है। कार्बन के चूर्ण बंधक पट्टी पे चंद्राकार की पट्टी डली हुई थी, यानी ऐसी चंद्राकार की एक पट्टी डली होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पेचकस या हाथ से या कुछ वायर लगा रहता है, उसकी मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होती है। आपको ध्यान रखना ये वैल्यू 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होती है। जो इसकी वाट क्षमता होती है वो 0.05 वाट से 0.25 वाट तक होती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला हमारा है वायर बाउंड प्रतिरोध, जो वायर का दूसरा प्रकार है। इस प्रकार के प्रतिरोध रॉड या इंसुलेटिव कोर पर तार लपेट के बनाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध। ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले होता क्या, तो इसमें चीनी मिट्टी जैसे पोर्सिलेन, बेकेलाइट, प्रेस बॉन्ड, पेपर आदि पर ये बने होते हैं। यानी जो अंदर का होता है वो चीनी वीनी का होता है, फिर उसके ऊपर क्या लपेटा जाता है, तार लपेटा जाता है और 2 क्लिप लगाए जाते हैं। तो इस पे क्या होता है, प्रतिरोध तार, जैसे मैग्नीन, नाइक्रोम, यूरेका जो होता है निकिल और तथा कॉपर से मिलकर बना हुआ तार होता है, वो बनाया जाता है। इसकी जो वाट क्षमता होती है वो 2 किलो वाट से 50 वाट तक होती है, 2 वाट से 50 वाट तक की होती है। इनका जो रेजिस्टेंस का मान होता है 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक होता है। आपको बात क्लियर हो गई। इसके ऊपर हम मैग्नीन का वायर लपेट सकते हैं, नाइक्रोम का वायर लपेट सकते हैं, यूरेका का, कभी कभी टंगस्टन का धातु भी यूज कर लेते हैं, पर अधिकतर मैग्नीन या यूरेका ही यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आएगा वायर बाउंड प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगला होता है अन्य प्रकार के रेजिस्टेंस। बहुत अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। इन रेजिस्टेंस में पहला है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर नाम में क्लियर हो जाएगा यदि थर्मल धन स्टर, यानी थर्मिस्टर थर्मल धन रजिस्टर, यानी हीट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। तो ऐसा रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। अब ये होता क्या है,
ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये धातु ऑक्साइड जैसे निकिल, कोबाल्ट, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीन का मिश्रण से बना होता है। ये दिखता कैसा है? तो ये आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा थर्मिस्टर। ये रेजिस्टेंस की सबसे मेन खासियत होती है, टेम्परेचर बढ़ने पे थर्मिस्टर का प्रतिरोध का मान घट जाता है। आपको यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान इसमें क्या होता है? कम हो जाता है। आपको बस ये मेन पॉइंट है, जरूर याद रखना है कि जो थर्मिस्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एनटीसी प्रकार का प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का कम मान का तथा वाट क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। तो आपको क्लियर होगा थर्मिस्टर होता क्या है। अगला होता है सेंसिस्टर। ये एक रेजिस्टेंस, एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध होता है जो तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, पर थर्मिस्टर में इसका उल्टा हो रहा था। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था? मैंने उल्टा बना दिया। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ जाएगा। पर थर्मिस्टर में क्या हो रहा था? घट रहा था रेजिस्टेंस। तो एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये पीटीसी प्रकार का होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका यूज सेंसर इलेक्ट्रॉनिक में टेम्परेचर प्रभाव की क्षति पूर्ति के लिए किया जाता है, जो टेम्परेचर सेंसर के रूप में इसको यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से ये सेंसर होता है। अगला होता है वीडीआर। वीडीआर क्या होता है? तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं वेरिस्टर। अब वेरिस्टर होता क्या है? ये एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जिसका मान वोल्टेज पर निर्भर करता है, यानी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इस प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। इसका मान वोल्टेज का मान कम होने पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी सीधी सी बात है, वोल्टेज जितना कम होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टेलीविजन में, पावर सर्किट में किया जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? वीडीआर को। इसका एक और शॉर्ट फॉर्म नाम होता है वेरिस्टर। एग्जाम में आता है कि वेरिस्टर क्या होता है? तो वेरिस्टर होता है ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वोल्टेज कम करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब ये दिखता कैसा है? तो ये ऐसा दिखता है। यदि मैं आपको प्रैक्टिकल की बात करूं तो जो एलईडी जो आती है, जो डायरेक्ट उसमें इनबिल्ड होती है पीसीबी, वो कि बल्ब जल जाता है तो उसके अंदर लगी रहती है। या होममेड आप बनाना चाहते हो ना, तो आप मार्केट में सामान मिलता है, तो उसमें जब एलईडी बल्ब बनाते हैं तो उसके ऊपर ये लगा देते हैं कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो तो हमारी एलईडी की जो हो वो शॉर्ट नहीं हो, तो उसमें लगाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमारा ये दिखता है। क्लियर है आपको? अगला है हमारा एलडीआर। एलडीआर, अब एलडीआर होता क्या? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम है फोटो कंडक्टिव। अब ये एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसका जो किस पे निर्भर करता है? लाइट पर, यानी प्रकाश पर निर्भर करता है। यानी एलडीआर का तापमान गुणांक भी क्या होता है? एनटीसी होता है। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी अर्थात प्रकाश का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जैसे लाइट बढ़ी, लाइट क्या हो गई हमारी? बढ़ी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो ये किसका काम होता है? हमारा एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब ये बनाए किसके जाते हैं? तो सेलेनियम, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइट तथा लेड सल्फाइड से बनाए जाते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल करने पे। आजकल आपने देखा होगा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जैसे शाम होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, तो उस पर ये जो दिख रहा है आपको, यही होता है हमारा एलडीआर। ये एलडीआर एक ऐसा सर्किट होता है कि जैसे ही अंधेरा हुआ तो ऑटोमेटिक लाइट को ऑन कर देगी, ये जो जुड़ा रहेगा ये सर्किट में ये लग रहेगा, और जैसे दिन को उजाला हुआ तो ऑटोमेटिक क्या होगा? सप्लाई को कट कर देती। तो ये होता है एलडीआर का काम। आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आप यदि टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के पेपर देखोगे तो उसमें इसरो के क्वेश्चन में पूछा गया है। एमपी लाइन में, एमपी आईटीआई टीओ में ये क्वेश्चन आते हैं कि जो एलडीआर किससे मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजों को। अगला है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये इसका डायग्राम है। ये कितने टर्मिनल होते हैं? 3। ये कार्बन प्रकार के प्रतिरोध का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी जो कार्बन होता है ना, कार्बन प्रकार का, वो फिक्स्ड होते हैं, ये वेरिएबल होता है। इसका उपयोग रेडियो रिसीवर में वॉल्यूम टोन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी आप जितने भी आपका रेडियो है, टेलीविजन में आप देखोगे ना, वॉल्यूम कम करने के लिए जो पहले आते थे, उनमें आपको जो भी साउंड कम करने के जो होते हैं, जो स्पीकर होते हैं उनमें, यानी जो स्पीकर को हम बजाते हैं, बेबी को बेस पसंद, हम बेस बढ़ाते हैं, बेस कम करते हैं, तो वो सारी चीजें जो हो रही है ना, वो रेडियो रिसीवर में यूज हो रहा है ना, वो कौन सा होता है? पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस। इसका मान होता है 100 ओम होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गई, 100 ओम तक होता है। अगला होता है मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। ये कार्बन प्रतिरोध के समान होता है, लेकिन इसमें कार्बन के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं? मेटल यानी धातु यूज करते हैं। निकिल, क्रोमियम की फिल्म बनी होती है।
इसका उपयोग ऑसिलेटर में होता है, यानी 2 लीटर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटर। ये इस प्रकार का प्रतिरोध बहुत सस्ते और इसकी संरचना भी क्या होती है, यानी अच्छी होती है और इसको संचालन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अब फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू, अगला हमारा टॉपिक है कि हम रेजिस्टेंस को किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ये टॉपिक को आपको ध्यान समझना है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू, एक पहले होती है डायरेक्ट मेथड, पहली हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड, और दूसरी होती है कलर कोडिंग। तो हम पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक लेटर होता है, लेटर एंड मेथड भी इसको हम कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे आर लिखा है तो डॉट लगा के आर ओम लिख दिया, जैसे के लिखा है तो के लगा के डॉट के किलो ओम, एम का मतलब डॉट मेगा ओम, आर का मतलब केवल रजिस्टेंस, के का मतलब किलो ओम है, एम का मतलब मेगा ओम। एक मेगा ओम में कितना होता है, 10 की घात 6 ओम के बराबर होता है एक एम केवल। के की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात 3 ओम के बराबर। आपको किलो में 3 जीरो होते हैं, आपको ध्यान रखना। और अब इसको लिखते कैसे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए ये क्या है, ये कितने ओम को दर्शा रहा है, 2R2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जहां जो सिंबल रखा है उसको हटा के हमको पॉइंट लगा देना। जैसे यहाँ पे लिखा है 2R2, तो R को हटा के हमने पॉइंट लगा दिया, ओम लिख दिया। तो कितने ओम का रजिस्टेंस था, 2.2 ओम। यहाँ पे लिखा अब 2K2, तो ये भी हो जाएगा 2.2 और पीछे लगा दिया के यानी किसको दर्शा रहा है, किलो का। वैसे यहाँ पे लिखा M 3.2, जिसको हटाया उसके पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, और 3.33 M ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। जैसे एक और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे लिखा है ये 87K2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 87.2 किलो, ये के को हटा के पॉइंट लगा 2, के कहाँ आ जाएगा, किलो ओम। तो आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अब मैंने एक और दीजिए आपको, जैसे लिख दिया 424 M3, सर इसका क्या आएगा, तो आपको सेम लिखना 424.3, ये लिख दिया M ओम। तो ये क्लियर है आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको क्लियर जो दिया है सिंबल उसको हटा के वहां पॉइंट लगाना और आखिरी में उस सिंबल को यूज करना। सर ये आर क्यों नहीं लगा, बेटा आर केवल रेजिस्टेंस बता रहा है, उसके बाद के का मतलब होता है किलो ओम, एम का मतलब होता है मेगा ओम। तो आपको क्लियर हुआ होगा। हम आगे पढ़ रहे हैं, दूसरी मेथड होती है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग किस प्रकार से होती है, तो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं कलर कोडिंग के लिए, तो आपको ध्यान समझना है, हम 3 बैंड के रेजिस्टेंस बना सकते हैं, 4 बैंड के रेजिस्टेंस होते हैं, 5 बैंड के और 6 बैंड के। अब ये बैंड होता क्या है, तो किस प्रकार से, तो थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे आपको दिख रहा है इस रेजिस्टेंस में कितने कलर है, 1 2 3 4, इसमें कितने कलर है, 1 2 3 4 5 6, तो इनको ही बोलते हैं बैंड। तो अब थोड़ा सा और मैं पीछे ले आता हूं। अब यदि 3 बैंड का रेजिस्टेंस है, कितने बैंड का है, 3 बैंड का है, 3 से कम तो आता नहीं। तो 3 बैंड में जो फर्स्ट डिजिट होगी उसमें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लायर, तीसरा हो जाएगा गुणा। आपको ध्यान रखना, यदि 4 बैंड का रेजिस्टेंस, यानी 4 बैंड का मतलब है जैसे इसमें 4 कलर है, कितने कलर है, 1 2 3 4, तो पहला कलर क्या बताएगा, डिजिट अंक, दूसरा भी क्या बताएगा अंक, तीसरा क्या बताएगा मल्टीप्लाई गुणा, चौथा बताएगा टॉलरेंस, कितना सहन सीमा है। अभी मैंने आगे आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की टॉलरेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए अच्छे रेजिस्टेंस की। तो टॉलरेंस, चौथा क्या बताएगा टॉलरेंस। वैसे यदि आप 5 ओम का बताते हो तो फर्स्ट क्या बताएगा, 5 ओम का है तो फर्स्ट आपका बताएगा डिजिट, दूसरा बताएगा डिजिट, तीसरा बताएगा डिजिट, चौथा बताएगा मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई गुणा, और चौथा बताएगा टॉलरेंस। वैसे ही आप 6 बैंड पे जाओगे तो 6 बैंड पे फर्स्ट डिजिट आपको बताएगी डिजिट, दूसरा भी डिजिट, तीसरा भी डिजिट और चौथा मल्टीप्लाई, पांचवा टॉलरेंस और छठा बताएगी आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये होता क्या, किस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूं। आप इसको उतार लीजिएगा वीडियो को रोककर। तो इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। अब ये टेबल क्या है, इसको बोलते हैं कलर रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग की टेबल। तो सबसे पहले आपको कलर याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कलर होता है ब्लैक। अब सबसे पहले कलर कौन सा होता है, ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन, तीसरा होता है रेड, चौथे पे होता है ऑरेंज, पांचवे पे होता है येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर। आपको हिंदी में लिखना है तो ब्लैक यानी काला, भूरा, लाल, ऑरेंज यानी आपका नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, वॉयलेट का मतलब शायद बैंगनी, हाँ बैंगनी, ग्रे का मतलब होता है शायद हो जाएगा, ग्रे का मतलब थोड़ा देख लीजिएगा, हिंदी में मुझे इसका पता नहीं है। व्हाइट का मतलब, ग्रे का मतलब हो जाएगा शायद स्लेटी, या देख लीजिएगा। व्हाइट का मतलब सफेद, गोल्ड का मतलब सुनहरी कलर, सिल्वर का मतलब हमारा हो गया चांदी।
तो अब ये कलर है। अब इनको सर कैसे याद करें, तो आपको कुछ नहीं याद करना, बीबी रोय, यानी इसको आपको इस तरह से याद करना, बीबी रोय, सॉरी बीबी रोय, यानी बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, ये वाई से येलो, बीबी रोय। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट, यानी बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल, और गोल्डन और सिल्वर। तो आपको ये कलर याद रखना है। डिजिट इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, पहले नंबर पे ब्लैक है, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएंगे, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, व्हाइट तक आएंगे 9। वैसे दूसरी डिजिट में जाएंगे, वैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे तीसरी डिजिट में जाएंगे, कहां तक जाएंगे, हमारे 9 तक। अब होता चौथा आता मल्टीप्लायर, यानी 2 बैंड का है तो 2 बैंड, 3 बैंड का है तो हमको तीसरे नंबर पे मल्टीप्लाई, चौथा बैंड का तो 4 बैंड पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लायर होता है 10 की घात जितना है, 10 की घात 0 मल्टीप्लायर, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ऐसे चलते चलते कहाँ चले जाएंगे, 10 की घात 9। इसकी वाइट की कितनी हो जाएगी, 10 की घात 9। तो आपको ये क्लियर होगा कि 10 की घात 0, 10 की घात यदि 0 किसके माथे पे 0 होता है तो उसका मान होता है 1, तो इसलिए 1 लिखा। 10 की घात 1 तो 10, 10 की घात 200, तो ये ऐसे ही करते करते आपको आना है। अब गोल्डन और सिल्वर का याद रखना है, तो गोल्डन की वैल्यू होती है टॉलरेंस में, सहनशीलता में 10 की घात -1, और सिल्वर चांदी की जो होती है 10 की घात -2। अब आता है परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज पे हम जाते हैं, यानी टॉलरेंस कितना, सहन सीमा। सहन सीमा ने इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस जिसे मान लो 1 किलो ओम का है, तो आपने बोल दिया उसमें 1% टॉलरेंस है, तो यानी 1% यानी 1000 का 1%, यानी हम मान लें कि भैया कितना होता है, तो 1% हो जाए हमारा 10, यही होता है ना 1% 10, तो 10 यानी 10 कम भी हो जाएगा और 10 बढ़ भी जाएगा। मान लीजिए टॉलरेंस में थोड़ी देर के लिए समझो, यदि मान लो 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, आपने इसका बोल दिया कि इसका टॉलरेंस 1% है, कितना परसेंट है, 1 परसेंटेज का नीचे कितना आता है हमारा, यानी 1, सॉरी हम इसको ऐसा लिख देते हैं, अभी आपको मेरा हाथ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इस कारण मैं इस तरह लिख देता हूँ। ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका टॉलरेंस कितना 1% है, ये 100 परसेंटेज हटाए 100 से 100, यानी कितनी वैल्यू है 1, यानी इसका मतलब ये है कि 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है तो वो 101 मान को भी यूज कर सकता है और 99 की वैल्यू को भी सहन कर सकता है, यानी आप उसको आपको अलग से, यानी 101 मान का रेजिस्टेंस अलग से लेने की जरूरत नहीं है और 99 ओम की रेजिस्टेंस का अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये बताता है टॉलरेंस। तो अब टॉलरेंस होता क्या है, तो 0 का पहले का 0 डिग्री होता है, आपको याद तो करना पड़ेगी, इसका होता है +-1 डिग्री, इसका होता है +-1%, +-2%, +-3%, +-4%, आपको येलो तक कितना है 4%। वैसे ही इसमें ग्रीन का होता है +-0.5%, ब्लू का होता है +-0.25% और वॉयलेट का होता है 0.1%। अब वैसे ही होता है हमारा गोल्ड का होता है 5% और सिल्वर का होता है 10%। ये से होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी आपको याद रखना कितना है, ये इन्हीं भी याद करोगे तो आपको इसमें काम हो जाएगा। मेरा काम था बताने का। अब हम पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे 4 बैंड का है, पहले मैं आपको 4 बैंड की जगह 2 बैंड का करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है 2 बैंड का, ये 2 बैंड का रेजिस्टेंस है, पहला है इस पर मान लीजिए येलो कलर, ये कौन सा कलर है, येलो, ये लिख रहा हूँ येलो, येलो यानी आप समझ गए पीला, और दूसरा कलर है नीला, नीला कलर। अब नीला कलर आपको क्लियर होगा कि नीला कलर है क्या, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा, मैं अभी यहीं से कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये 2 कलर है, ये आपको दिख रहा होगा 2 कलर है, एक है रेड और एक को मान लीजिए आप ब्लू ग्रीन, ये ग्रीन का और ये येलो का वाई। अब बताइए कितने ओम का, तो 2 ओम का पहले नंबर पे देखिए, पहले पे येलो कितने नंबर पे 4 पे, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। तो ग्रीन कितने नंबर पे, तो देखिए ग्रीन नंबर पे दूसरे डिजिट में ग्रीन 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 5, तो ये कितने ओम का रजिस्टर है, 45 ओम का। वैसे हम यदि 3 बैंड का बना है कि 3 बैंड का एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे सर, ये 3 बैंड का है, पहले का कलर हम ले रहे हैं, यदि हम पहले का कलर ले रहे हैं व्हाइट, दूसरे का हम ले रहे हैं ब्लैक और तीसरे का हम ले रहे हैं येलो। तो व्हाइट येलो
मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ 3 का, कि जो मार्कर है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण वो इशू आ रहा है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, सफ़ेद यानी वाइट, ये होता है पीला दूसरा कलर, और तीसरा कलर है नीला। अब सर इसका कैसे पहचानेंगे, तो देखिए पहला कलर कौन सा, सफ़ेद, तो सफ़ेद पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। दूसरा कलर है पीला, पीले पे कितने हैं, दूसरे नंबर पे देखो पीला कितने नंबर पे 4। यदि 3 बेंड का है तो 3 बेंड पर हमने पढ़ा था कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, मल्टीप्लाई, ये लगा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तीसरे पे जाइए तो तीसरे पे क्या है, तीसरे पे होता है 10 की पावर, यानी तीसरे पे नीला, सॉरी नीले पे क्या आएगा, तो नीले पे आप देखो नीला 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 नीला, यानी नीला क्या है हमारा, ये रहा नीला, क्या आएगा 10 की घात 6, तो 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा ये 94 इंटू 10 की पावर 6 मेगा यानी ओम। हम इसको अभी मेगा तो नहीं बोल सकते, मेगा हम बोल सकते हैं, पर इसको इसमें लिख सकते हैं, तो आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे हमारा 4 बैंड का है, तो देखो 4 बैंड का कैसे करते हैं। पहला है आपको, तो पहला कलर दिख रहा होगा ब्राउन, तो ये देखिए ब्राउन, दूसरा है रेड, तीसरा है हमारा ग्रीन, और चौथा कलर हमारा गोल्ड। तो पहले आते हैं, पहले पे कौन है, ब्राउन, तो ब्राउन का 1 लिख दिया, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा रेड, रेड का 2 लिख दिया। तीसरा बैंड पे हमेशा आएगा मल्टीप्लाई, 4 बैंड में, इनटू टॉलरेंस, मल्टीप्लायर कितना है, ये कौन सा कलर है हमारा, ग्रीन, ग्रीन का तो 10 की पावर 5, ये आपको क्लियर होगा। और प्लस माइनस 5% गोल्डन का, गोल्डन का देखो चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर गोल्डन पे, चौथे नंबर पे आए तो गोल्डन में कितना परसेंट है, 5%। तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो हम आगे जाते हैं, जिससे आपको ये मैंने 2 एग्जांपल में दिए हैं कि आपको करके कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने कितने ओम के होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हाँ, हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, जब किसी चालक के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि करने पर उसमें रेजिस्टेंस में भी चेंजेस होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी आप समझ सकते हो कि किसी कंडक्टर, किसी चालक में यदि हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके रेजिस्टेंस के मान में भी परिवर्तन होने लग जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसे हम अल्फा से दर्शाते हैं, आपको याद रखना है कि अल्फा से टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाते हैं। अब हमने माना यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर प्रतिरोध क्या होने लगा, कितना होगा 0, पर हमने उसको टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस अवस्था में, प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में जो टेम्परेचर बदलने के कारण जो रेजिस्टेंस में चेंज आया, वो पूरा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यह हमारा जो अंतिम अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था से जो रेजिस्टेंस में परिवर्तन, यानी शुरू में R0 रेजिस्टेंस था, परिवर्तन हुआ था RT, तो RT माइनस R0 समानुपाती होता है जो प्रारंभिक में जो रेजिस्टेंस था उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितने डिग्री सेल्सियस परिवर्तन हुआ, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0T, क्योंकि 0 डिग्री कोई वैल्यू हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, तो इस कारण RT। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लगाते हैं बराबर, और इसके लगाते हैं अल्फा। अल्फा किसको दर्शाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। अब हमको यहाँ अल्फा निकालना है, तो अल्फा ऐसा ही रखेंगे, और R और T, R0T ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, तापमान गुणांक बराबर RT माइनस R0 अपॉन T। इसको पूरे को हम बोलते हैं तापमान गुणांक, इसको याद रख लेना, ये सूत्र होता है तापमान गुणांक का। इसका जो हम कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट या इसका मात्रक होता है पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस क्यों होता है कि रेजिस्टेंस को ओम से और नीचे वाले रेजिस्टेंस को ओम से ओम कट गया, टी को हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, तो पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि आपको एग्जाम में आए कि तापमान गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो आपको लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये टी डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी टी डिग्री पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको लिखना है RT बराबर R0 अल्फा T प्लस 1। अब ये कैसे आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आया है हमारा, इसको आपको इधर ले जाना है, क्योंकि आपको निकालना RT, तो RT ये इधर ले जाना, तो इसको ले गया आप अल्फा R0T, इधर से आ गया हमारा R0, माइनस का था प्लस का आ गया, और RT पे आपको RT ऐसे रखना, R0 कॉमन ले लिया, R0 जब कॉमन लिया तो क्या बचा, अल्फा प्लस 1, यानी अल्फा T प्लस 1 बचा, तो ये अल्फा 1 प्लस T। तो ये आपको समझ में आएगा किस प्रकार से होता है। अगला हमारा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जब 2 अलग अलग टेम्परेचर दिए हो, तो किसी तापमान में प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे क्या प्रतिरोध का सूत्र होगा। T1 पे प्रारंभिक तापमान T1 डिग्री सेल्सियस, T2 पे अंतिम
तापमान, यानी T1 प्रारंभिक बताता है, T2 अंतिम बताता है। और हमेशा याद रखना आपको कि T2 यदि दो टेम्परेचर की बात हुई, ये आपको आया अलाइनमेंट क्वेश्चन कि T2 माइनस T1, बहुत कंफ्यूजन हुए थे इसको, इनमें से कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला है कि पहले T1 आएगा T2 आएगा, कौन सा आएगा। तो आपको हमेशा जो अंतिम टेम्परेचर है वो पहले आएगा और प्रारंभिक बाद में आएगा। रेजिस्टेंस RT1 T1 डिग्री पर, RT2 T2 डिग्री पर, और अल्फा होता है तापमान गुणांक। अब दोनों के बीच हम समीकरण 1 और 2 रखते हैं। हमने अभी पढ़ा था R1, अभी हमने निकाला था कि T1 डिग्री पर क्या होता है। तो अभी पढ़ा था सर हमने T1 डिग्री पर होता है हमारा अल्फा अल्फा T प्लस 1, यही होता है, यस या नो। तो यही होता है, ये T1 पे रखा T2 पे रखा, दोनों को इक्वेशन। अब इसको ऊपर लेके आए तो कुछ नहीं करा इन्होंने, इसने सिर्फ इन्होंने ये करा है कि T2 जब इक्वेशन 1 और T को इन्होंने क्या करा, एक दूसरे को अनुपात में रखा, एक यानी समीकरण 2 को 1 से भाग दिया। तो T2 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, T1 नीचे। अब T1 ये 0 से 0 कट गया, 1 प्लस अल्फा T2, 1 प्लस अल्फा T2, ये चला गया ऊपर इधर, ये चला गया इधर, RT1 1 प्लस अल्फा T2, 1 प्लस अल्फा T1। मतलब कुछ नहीं करा, ये इसको ले गया ऊपर। कोई भी चीज ऊपर ले जाते तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 1 प्लस किया तो माइनस, 1 प्लस अल्फा T1 माइनस 1। अब इसमें से कुछ नहीं करा इन्होंने, इसी को इक्वेशन को इन्होंने फार्मूला लगा के क्या करा, इसको लिख दिया RT2 RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। कुछ नहीं करा है आपने, सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि RT R0 जो अल्फा T है वहाँ कितने T है, 2, तो T2 माइनस T1 प्लस 1, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला आपका इस टाइप से बन जाएगा। जो लास्ट फार्मूला था सेम है, कुछ नहीं है। देखो अपन ने जो निकाला था ये कि भैया क्या हुआ था, यहाँ पर अल्फा था, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये अल्फा था, ये आके इधर मल्टीप्लाई हुआ तो R0 अल्फा T प्लस ये इधर उठ के R0 इधर आ गया था, और ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, RT की। यहाँ से R0 कॉमन निकाल लिया था, अल्फा T और यहाँ से क्या हो गया था प्लस 1, ये बचा था। अब कुछ नहीं करा, इनमें दो टेम्परेचर तो T2 माइनस T1, आपको इतना करना है। अब इसका एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से और करना है। एक तांबे की कोयल है जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 450 ओम है। यदि तांबे का तापमान गुणांक 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है तो 70 डिग्री पर कोयल का प्रतिरोध क्या होगा। तो अब वही हमारा फार्मूला, कुछ नहीं करना हमको। हमने अभी देखा था कि लास्ट में किस प्रकार से था, तो आपको मैं दिखाता हूँ। बस अपन ने क्या करा था, यही हमने करा था कि भैया RT कितने डिग्री पे, RT पे क्या था हमारा, यही वाला फार्मूला हमारा यूज़ हुआ था। आपको बता दो कौन सा, एक और इसके इधर अपन चलते हैं, अभी थोड़ा सा आपको इधर ही देखना। देखो ये अल्फा वाला निकाला था हमने अभी, जैसे आपको निकाल के बताया था। क्या हुआ था, हमको क्या निकालना, RT। कैसे निकाला था हमने, कि RT क्या होता है, ये इसको ले गए थे तो R0 क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा T, ये फार्मूला। T क्या है, T1 T2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको हमेशा याद रखना कि कौन सा टेम्परेचर लेना है। तो हमेशा दो टेम्परेचर को, यानी दूसरे, सबसे पहले दूसरा जो सेकंड टेम्परेचर दिया है माइनस फर्स्ट टेम्परेचर। तो हमारे यहाँ पर अभी T1 कितना है, कितने डिग्री है, 20 डिग्री है। T2 कितना है, 70 डिग्री। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा कितना है, 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस। T1 पे कितना रेजिस्टेंस है, 400 ओम। तो बस यही फार्मूला, इसको भी ध्यान मत रखिए, ये फार्मूले को आप तो इस फार्मूले को ध्यान रखिए। RT2 इक्वल RT 1 प्लस अल्फा T। सर ये 1 प्लस अल्फा T यानी वही RT मान लो आप, इधर तो R0 ही मान लो, जो R1 मान रहे हो ना, अल्फा T यानी 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इधर नीचे लिखा है T2 माइनस T1। इधर लिखते हैं R कितना है, R की वैल्यू पहले RT निकालना है, तो अपने को कितना है, 450 ओम। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी, ये 0.043, और टेम्परेचर कितना है, T2 और T1 माइनस T2 कितना है, 70 माइनस 20। तो 70 माइनस 20 करोगे तो कितना होगा, 50। तो जब आप सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि MP PGCL MP लाइनमैन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसरो में भी आते हैं। तो आपको समझ में आया होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट किस प्रकार से निकालते हैं। अगला हमारा दो बचे हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, धनात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोध क्या होता है। तो ऐसे प्रतिरोध जिनका तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितने भी धातु होती है, याद रखना, जितने भी मेटल होते हैं, जैसे तांबा हो गया,
चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये जितनी भी धातु होते हैं ये सब पीटीसी में आते हैं। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इनका तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एग्जाम में बहुत बार आया कि किसका इनमें से कौन सा पीटीसी होता है यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट धनात्मक तापमान गुणांक वाला होता है और कौन सा नहीं होता। एक सेंसिस्टर भी इसका उदाहरण है। अगला है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक, ऋणात्मक तापमान गुणांक क्या होता है, एनटीसी क्या होता है। तो ऐसे रेजिस्टेंस जिनका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाए, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया पर रेजिस्टेंस क्या हो गया है, घट चुका है, ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या ऋणात्मक तापमान गुणांक एनटीसी। ऐसे कौन कौन से आते हैं, जितने भी इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक, सब इसी में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, थर्मिस्टर हो गया, एलडीआर हो गया, हमारा वीडीआर हो गया, सब किस में आते हैं, ऋणात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोध में आते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, हमारे किस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि तक आपको अभी तक समझ में आ रहा हो कि हमारे किस तरह से हम इसमें पढ़ा रहे हैं, तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। क्या है बे, हश। तो दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है, किस प्रकार से हम लाइनमैन की आपको तैयारी करा रहे हैं, आप हमारी मेहनत को देख के समझ सकते हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो व्यक्ति लाइनमैन की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुँच जाए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल उसको भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।